नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई देखो, आज जो हमारी क्लास है वो संस्कृत पैठा की क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये सेकंड ही क्लास है, ज़्यादा क्लासेस निकली नहीं है। देखिए मित्रों, मेरी जो बेस्ट ट्रिक है, जो बच्चे मेरे पुराने हैं वो सब जानते हैं कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव से पढ़ाते हैं। तो इसी बेस्ट ट्रिक से संस्कृत में भी मैं आपको 15/15 दिलवा सकता हूँ। बट उसके लिए पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक से समझने पड़ेंगे। तो वो कैसे समझेंगे? देखो, मान लो अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है संस्कृत का, तो उसको इतना समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं तो उसको पक्का वीडियो समझ में आएगा और उसके 15/15 आएंगे, है ना। अब ये कैसे पता चलेंगे? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि संस्कृत का वीडियो देखने से पहले आप कम से कम 10-10 वीडियो हिंदी, सीडी और ईवीएस के ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं, तो आपको वो समझ में वहाँ पे आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, ताकि आपको हर क्लास मिले। क्योंकि जब क्लास छूटेगी तो कुछ ना कुछ छूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव छूट जाएगा। फिर आप आओगे जब पेपर करने के लिए, तो पता चला कि वही पॉजिटिव या वही नेगेटिव वहाँ पे था और आप चूक गए और आपका आंसर नहीं हो पाया। तो इसलिए आप सारी जो क्लासेस हैं मेरी वो सीरियल से देखें, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भाषा अधिगम गृहणियों मध्य का भेद। अब देखो, इसको ना संस्कृत की तरह मत पढ़ो, इसको आप बस हिंदी की तरह ही पढ़ो। और वास्तव में जो आपकी हिंदी वो संस्कृत से ही आई है, तो ये दोनों एक जैसी लगती हैं। तो अब देखो, भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और अधिग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है अर्जन करना। ग्रहण करना मतलब अर्जन करना, यानी एक्यूशिएशन। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो लर्निंग और एक अर्जन। तो हिंदी में मैंने ये चीज़ कई बार बताई कि जो लर्निंग होती है, यानी कि जो अधिगम होता है, वो होता है प्रयासपूर्ण। प्रयासपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए हमें पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है। टीचर होता है, बच्चा होता है, किताब, पेंसिल, कॉपी, क्लासरूम, ये वो और पता नहीं क्या क्या। जबकि जो अर्जन होता है, एक्यूशिएशन होता है, ये बिल्कुल सहज होता है। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे हमारी जो मातृभाषा है, हम अपने आप ही सीख जाते हैं, हमें कोई क्लास की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेन पेंसिल किसी की ज़रूरत नहीं। तो जो लर्निंग होती है, यानी कि जो अधिगम होता है, वो प्रयासपूर्ण होता है, और जो अर्जन होता है वो सहज होता है। आप क्वेश्चन देखते हैं। उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। दोनों यानी कि अधिगम और अर्जन सहज होते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने बताया, एक प्रयासपूर्ण है और एक सहज है। दूसरा उभय, अधिगम और अधिग्रहण यानी कि अर्जन प्रयासजन्य होते हैं, प्रयास से आते हैं? नहीं, एक प्रयासजन्य है, एक सहज है। अधिगम प्रयास से आता है, बिल्कुल जो मैंने अभी बताया, और अधिकरण सहज होता है, यानी कि आंसर हो गया सी। डी देखेंगे, अधिकरण प्रयासजन्य होता है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया और ये भी उल्टा कर दिया, तो आंसर आपका सी हो गया। ये प्रॉपर थ्योरी थी, इसलिए मैंने आपको थ्योरी की तरह समझा दिया। जो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव से करवा दूंगा, बड़ा आसान हो जाएगा। विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषा अध्ययन स्यात्। अब देखो, इसको ज़्यादा संस्कृत मत समझो, और हो सकता है मैं भी गलत पढ़ जाऊँ, तो डोंट वरी, चिंता मत करो, आपको मैं हिंदी की तरह समझाऊंगा। विद्यालय शिक्षण में, यानी कि विद्यालय में जो टीचिंग होती है, वो प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए, अध्ययन की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो भाई देखो, हमारा जो वर्ड है मातृभाषा, ये है पॉजिटिव। प्रांतीय भाषा, ये भी पॉजिटिव ही मान लो। हमें बच्चे को प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि आपको पता है आपके पास बच्चा जो आएगा, या तो प्राइमरी का होगा या पर प्राइमरी का, यानी कि 5 साल से लेकर 12-13 साल तक का बच्चा आएगा आपके पास। तो ये जो बच्चा है, ये मातृभाषा या प्रांतीय भाषा में कंफर्टेबल फील करता है। अभी देखो, जो नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की, उसने भी प्रांतीय भाषा और मातृभाषा की बात की है। तो भाई यही हमारा पॉजिटिव है, और इस विद्यालय स्तर पर इसी भाषा से शुरुआत होनी चाहिए, इसलिए यही आंसर है। इसके बाद बच्चा हिंदी सीखे, कुछ भी सीखे। देखो भाई, ये वहम मत पाल लेना कि जो मातृभाषा होती है वो हिंदी होती है। किसी किसी की मातृभाषा केरल हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है। तो मातृभाषा यानी कि मातृभाषा, पॉजिटिव वर्ड। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशल अस्ति। अब देखो, अधोलिखित यानी कि जो नीचे लिखे हैं उनमें से ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण का मतलब होता है इनपुट, इनपुट की बात कर रहा है। अब कौशल, अब कौशल किसके? भाई हम पढ़ रहे हैं भाषा, संस्कृत भी तो भाषा है, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल हैं। पहला है लिसनिंग, सुनना। इसके बाद स्पीकिंग, यानी कि बोलना। इसके बाद रीडिंग, और फिर है राइटिंग। तो ये भाषा के 4 कौशल होते हैं, कोई सी भी भाषा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 2 तो होते हैं इनपुट और आउटपुट। आउटपुट कितने होते हैं? आउटपुट भी 2 होते हैं। अब इनपुट और आउटपुट समझ लो।
इनपुट यानी ग्रहणात्मक, यानी कि जिससे हम विचारों को ग्रहण करते हैं। तो किससे ग्रहण करेंगे? एक तो सुनने से करेंगे, लिसनिंग से, और एक रीडिंग से। कोई चीज़ हम पढ़ेंगे तो विचार हमारे अंदर आएगा। तो लिसनिंग और रीडिंग ये होते हैं ग्रहणात्मक। ये देख लो, लिसनिंग यानी कि श्रवण और रीडिंग यानी कि पठन। तो आंसर तो आपका सी हो गया। और आउटपुट कौन सा होगा? स्पीकिंग, यानी कि हमारे अंदर जो दिमाग में चल रहा है उसको बोलेंगे। स्पीकिंग, उस पर हमारा विचार बाहर जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। राइटिंग यानी हमारे दिमाग में चल रहा है उसको हम कागज पे लिखेंगे, तो ये राइटिंग, ये भी आउटपुट हो गया। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठचर्या ऊर्ध्वगामी प्रतिमान इतेन अभिप्राय अस्ति। अब देखो, ये थोड़ी संस्कृत हार्ड सी हो गई, उसकी जो लैंग्वेज है, पर डोंट वरी, इसे हिंदी की तरह पढ़ो। कि जो पाठचर्या होती है उसमें ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की तरफ जाना, यानी कि शिक्षा अच्छी हो, उसका क्या मतलब है? तो भाई अच्छी शिक्षा वही होगी जो पॉजिटिव होगी। तो हमें क्या ढूंढना? हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढने हैं। संस्कृत में भी इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ो पैडा का, कि हिंदी पूछ रहा है, सॉरी, जो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। तो आप हमने देखा कि ये ऊर्ध्व की बात कर रहा है। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, यानी कि अच्छी शिक्षा तो वो पॉजिटिव चीज़ से ही आएगी। अब यहाँ से चलते हैं। छात्रा मुक्तत्या आनंदपूर्ण किम पठेयु, मतलब बच्चे को ऐसा मुक्त वातावरण दो कि उसको आनंद आ जाए, ऐसा कुछ पढ़ाओ। तो मैंने बताया कि अगर सिर्फ आनंद है तो ये नेगेटिव होता है, अगर इसके साथ लर्निंग भी ऐड हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ लर्निंग की बात नहीं हो रही है, बस आनंद की बात हो रही है, तो आनंद नेगेटिव ही मैं हिंदी की पढ़ा में कराता हूँ। आवश्यकता आधारित दूरगामी शिक्षण, दूरगामी शिक्षण या उच्च शिक्षण या उच्च क्लास, उच्च व्यवसाय नेगेटिव होता है। क्योंकि आपके पास जो बच्चा आया 5 से लेकर 10, 12, 13 साल का बच्चा, इस बच्चे को आगे वाली कक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं है, और आप भी मत रखो। फिलहाल बच्चा आपके पास आ गया, यहाँ बच्चे को जो आप क्रियात्मक करा सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग करा सकते हो, कुछ गुणात्मक करा सकते हो, कुछ उसको सृजनात्मक करा सकते हो, वो कराओ। भविष्य की आप मत सोचो। तो दूरगामी शिक्षण नेगेटिव, और भविष्य उन्मुखी यानी कि ऐसे विषय पढ़ाओ जो भविष्य में काम आएंगे, तो ये उच्च विषय हो गए, ये भी नेगेटिव। तो देखिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये 3 तो नेगेटिव हो गए, तो आंसर तो यही बचा। अब इसमें पॉजिटिव देख लो। छात्र मुक्त वातावरण, यानी कि छात्र को मुक्त वातावरण दो जिसमें वैविध्यपूर्ण गतिविधि हो और स्वीकृत पठेतु, मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसको बच्चा भी स्वीकार करे, है ना। तो आप मुक्त वातावरण पॉजिटिव, वैविध्यपूर्ण पॉजिटिव, स्वीकृत पॉजिटिव, आंसर कर दो। कि वैविध्यपूर्ण, विविध, विभिन्न, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो इनको वैसे आप जो मैं बताता हूँ लिख लिया करो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, तभी बात बनेगी। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना आसान था, दोबारा दिखा दूँ करके, देख लो। आनंद अकेला नेगेटिव, दूरगामी शिक्षण नेगेटिव, भविष्य नेगेटिव, मुक्त वातावरण पॉजिटिव, वैविध्यपूर्ण पॉजिटिव, स्वीकृत पॉजिटिव, आंसर। देखो संस्कृत में भी आप 60 सेकंड का क्वेश्चन 6 सेकंड में कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ, और आराम से आपके 20+ आएंगे। मेरे बच्चे को तो जो है 25 एंड प्लस भी आते हैं, लेकिन ये है कि यूट्यूब पर पढ़ाने और डायरेक्ट पढ़ाने में बड़ा फ़र्क हो जाता है, लेकिन फिर भी आप 20+ ला सकते हो, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उस तरह से। चलिए अगला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण इतेन अभिप्राय अस्ति, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका क्या मतलब है। अब देखो उसमें क्या संस्कृत है, हिंदी है मेरे हिसाब से। तो देखिए सीटेट में आपको 2 तरह के शिक्षण पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, है ना, और एक पढ़ना है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है डायग्नोज करना। अब आप क्या डायग्नोज करोगे? मान लो बच्चा आपकी क्लास में है और वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, वो स्कूल नहीं आ रहा है, तो आपको उसका निदान करना है। निदान का मतलब कारण जानना है। आपने देखा होगा जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहता है भाई ये काम करो, ब्लड चेक कराओ। अब ब्लड चेक कराने कहाँ जाते हैं हम? डायग्नोज सेंटर। तो वो क्या करता है? वो डायग्नोज कर देता है, यानी कि निदान कर देता है। कैसा निदान? ये डायग्नोज करके बता देगा भाई ये कारण है, खून में ये कमी आ रही है, इसलिए आपको ये समस्या है। तो निदान का मतलब होता है कारण जानना। अब जब कारण जान लिया तो फिर कारण का निवारण, ये उपचारात्मक शिक्षण, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको उपचारात्मक ही बता दिया, निदानात्मक बता दिया। अब पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से भी करेंगे और थ्योरी से भी करेंगे। छात्रान नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, नियमित, नियम नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव। देखो बच्चे को नियम में मत रखो, छोटा बच्चा है आपका 5 से लेकर 10-12 साल तक का, वो नियम में रहना पसंद नहीं करता। बच्चा पसंद नहीं करता तो मत करो, क्योंकि जो बच्चा पसंद नहीं कर रहा है वो नेगेटिव चीज़ है। परीक्षा भी बच्चा पसंद नहीं करता और बच्चा पेपर देने नहीं आ रहा है, वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने आ रहा है या वो करवाओ, तो ये दोनों नेगेटिव। बी देखेंगे, छात्रा किमर्थ अवगंतुम असमर्थ। अब देखो कुछ समझ में नहीं आया, असमर्थ तो समझ में आया, यानी कि बच्चों कुछ प्रॉब्लम है, असमर्थ है बच्चा, हेल्पलेस है।
असमर्थ च दूरी करे, तो यानी कि जिसमें वो हेल्पलेस है उसको दूर करना, यानी कि कारण जान लो और कारण को दूर कर दो, तो मिल गया आंसर। आगे देखो, विद्यालय उपरांत शिक्षण योजना, यानी कि विद्यालय के बाद शिक्षा। अरे यार, जब विद्यालय के जो सीटेट का सिलेबस वो ये कहता है भाई विद्यालय के अंदर बच्चे का जो जीवन है उसके बारे में बात करता है सीटेट का सिलेबस, विद्यालय के बाद क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता है। आप भी मत दो, होल्ड कर दो उसको। प्रबुद्ध छात्राण संवर्धनार्थ अतिरिक्त शिक्षण, जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाओ। अरे भाई, जब आप 4-5 घंटे ही क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हो उसे ढंग से, तो फिर अतिरिक्त में क्या पढ़ाओगे, खाक पढ़ाओगे? अतिरिक्त शिक्षण नहीं। और पहली बात, जो बच्चे आपके पास छोटे हैं अतिरिक्त शिक्षण नहीं ले पाते हैं, 4.5 से 5 घंटे इनके लिए बहुत हैं, इतना ही बच्चे ये पढ़ पाते हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था सीधे सीधे उसकी जो थ्योरी, तो उपचार का मतलब होता है कि बच्चे को जो समस्या असमर्थ है अगर किसी चीज़ में, तो उसका कारण निकालना कि वो क्यों असमर्थ है और उसको दूर करना, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्य अस्ति, यानी कविता जो पाठ पढ़ते हैं उसका क्या उद्देश्य है। देखो हिंदी ही लिखी हुई है, ज़्यादा घबराएंगे। आपको संस्कृत अगर सा भी ना आता हो ना तब भी आपको 20+ दिला दूंगा, जबकि इंग्लिश में 20 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट पे सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ही भरवाता हूँ और लास्ट के बस सिर्फ 7 दिन पढ़ाता हूँ और 20+ आते हैं बच्चों के। चलिए, कविता रचनाएं नियम ज्ञानम, नियम नेगेटिव, हिंदी में बहुत, हिंदी CD EVS सब में बताता हूँ, नियम नेगेटिव है। प्रशंसनम आनंद प्राप्ति, यानी कि बच्चों को प्रसन्नता हो और आनंद की प्राप्ति हो, तो भाई कविता पाठ का ये उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा पहली क्लास में बच्चा चला गया, चलो भाई कविता सुनाओ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उसे क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। कोई नियम समझ में आ रहा है? नहीं। उसका व्याकरण समझ में आ रहा है? नहीं। कविता किसने लिखी ये पता चल रहा है? नहीं। क्या हो रहा है? आनंद, आनंद मिल रहा है बच्चों को, प्रसन्नता हो रही है उसको, बस यही कविता शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ देख लो, व्याकरण नेगेटिव, कवि के विषय में ज्ञान देना, उसको कोई मतलब नहीं है, छोटा बच्चा कवि का जाना क्या करेगा, बस उसको आनंद आना चाहिए, तो ये शिक्षण का, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है या होना चाहिए। अध्ययन अधस्तनेसु केन त्रिभाषा, अच्छा इसको अब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है संस्कृत, बस अधन का मतलब होता है नीचे को लिखा हो, त्रिभाषा जो फार्मूला है वो किसने दिया, नीचे लिखे हुए जो लोग हैं इनमें से त्रिभाषा फार्मूला की बात किसने की, तो भाई इसको तो रट लो, ये सीधी सीधी थ्योरी है, कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सप्त कक्षाएं अंगल भाषा शिक्षिका, यानी 7वीं कक्षा, देखो हिंदी की तरह पढ़ो, 7वीं कक्षा की अंगल भाषा, इसको समझ लो इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो शिक्षिका स्वछात्राण अपने छात्रों को मौखिक भाषा यानी कि उसकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको बढ़ाना चाहती है। इसके लिए क्या करेगी? पॉजिटिव चीज़ करेगी, तभी तो बढ़ेगी। भाई आप पॉजिटिव चीज़ करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसका, तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे भाई, यहाँ से चलेंगे। कक्षायाम बोधात्मक प्रश्नाम उत्तराम प्रदानम, प्रश्न उत्तर दोनों शब्द अगर कहीं एक साथ आ रहे हैं तो ये नेगेटिव होते हैं। प्रश्नोत्तर, बच्चा प्रश्नोत्तर सत्र खेलने नहीं आया आपके पास, वो तो कुछ अच्छी चीज़ सीखने आया है, कुछ क्रिएटिव करने आया, तो ये नेगेटिव हो गया। अंगल भाषा वर्णनात्मक कथा लिखेतु प्रेरित, यानी कि इंग्लिश की भाषा में वर्णनात्मक कोई कथा लिखो, वर्णन करना, भाषण देना, निर्देश देना, ये नेगेटिव होता है। क्योंकि 5 साल का बच्चा, 6 साल का, 7, 8, 9, 10 साल तक का बच्चा क्या वर्णन करेगा और क्या ये लिख पाएगा कोई कहानी इंग्लिश में? नहीं लिख पाएगा, नेगेटिव। कक्षायाम वार्तालाप कर्तुम प्रोत्साहनम, वार्तालाप या बातचीत पॉजिटिव, प्रोत्साहन करना पॉजिटिव। भाई वार्तालाप पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ के लिए आप प्रोत्साहन दे रहे हो तो ये पॉजिटिव। देखिए बच्चा जो है बातचीत करना पसंद करता है, इसलिए ये पॉजिटिव। और दूसरी बात, आप उसकी मौखिक दक्षता उसको बढ़ाना चाहते हो तो वो तय जब बात करेगा। आपने देखा होगा, यार मेरे को इंग्लिश आती तो है, उसका मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो फिर क्या करना है? वार्तालाप करवाओ, यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके लिए उसको प्रोत्साहन दो। अंगल भाषा दूरदर्शन कार्यक्रम प्रदर्शनम, प्रदर्शनम यानी कि दिखाना, नदी दिखाना, सूखी लकड़ियाँ दिखाना, प्रदूषित नदी दिखाना, चित्र दिखाना, फ्लैश कार्ड दिखाना। ये जो दिखाना शब्द है ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चा दिखाने से, चीज़ों को देखने से सीखता तो है। बच्चा तो छोटा ही है ना आपका, मैंने बताया, लेकिन कब तक? जब तक उसके आंखों के सामने हैं, तो इसलिए ये कम सीखता है, इसका वेटेज कम है। मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव देखो कुछ नहीं है, सिर्फ वेटेज की बात है। ये जो चारों ऑप्शन है इनका चारों का वेटेज है, किसी से बच्चा 10% सीख रहा है, किसी से 20, किसी से 50, किसी से 100। आपको वो आंसर देना जो मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कैसे मिलेगा? नेगेटिव पॉजिटिव से। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? वार्तालाप पॉजिटिव, प्रोत्साहन पॉजिटिव, बी आंसर कर देंगे। आगे चलेंगे, व्याकरण शिक्षण यतम उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति, यानी कि जो व्याकरण है उसकी टीचिंग का क्या उद्देश्य है? देखो हिंदी जैसा ही है, डोंट वरी। लेखन सौंदर्य, यानी कि जो आपकी राइटिंग हो उसको अच्छा करना, सुलेख करना, तो भाई मुझे तो नहीं लगता व्याकरण से ये
श्रवणे दक्षम, यानी कि जो सुनने की क्षमता उसमें आपको दक्ष कर दो। शब्द भंडार वृद्धि है तो नेगेटिव होता है, बच्चा शब्द भंडार की वृद्धि करने नहीं आ रहा। अब देखो, अगर मान लो मैंने ये कहा कि राम जाता है, राम गो, अगर आपने कहा राम गो, तो ये सही गलत है कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपको इंग्लिश का ग्रामर आता होगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई ये राम गो नहीं, राम गोज होना चाहिए। तो यानी कि भाषा के अंदर जो दोष होता है उसकी जानकारी देता है व्याकरण का शिक्षण। व्याकरण हम इसलिए तो पढ़ते हैं, व्याकरण से तो पता चलता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो भाषा के अंदर दोष होते हैं उनका जो ज्ञान है वो व्याकरण शिक्षण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवबोधनात्मक परीक्षणम इतरम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अगर मान लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती है, तुम समझ में आएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वही जो पॉजिटिव। देखो कितना आसान है। वैसे इसका मतलब ये है कि अवबोधनात्मक परीक्षण लेना है, यानी कि बच्चों को बोध हुआ या नहीं हुआ उसकी इस बात की परीक्षा लेनी है। तो कैसे लोग, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है जो पॉजिटिव है भाई। तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। देखो, पठस्य शीर्ष, शीर्षकम, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं। उपशीर्षक, इसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं। लेखना, अभ्यास, अभ्यास मैंने बताया नेगेटिव। अभ्यास एक ही कंडीशन में पॉजिटिव होता है, जब किस चीज़ का प्रश्न आया हो, खेल का प्रश्न आया हो तो अभ्यास पॉजिटिव। अब देखो, संदर्भ, ये वर्ड कहीं भी आए पॉजिटिव होता है। और देखो भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव आप तभी सीखोगे जब कम से कम 10-10 वीडियो CD हिंदी और EVS के देख लोगे। अगर आप डायरेक्ट मेरे इस वीडियो पे आए हो, पहली बार देख रहे हो संस्कृत वीडियो, तो इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे मास्टर पागल बना रहा है। बट फैक्ट ये है कि जब आप 10-10 वीडियो देख लोगे तो फिर आप और कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं से CTET क्लियर करोगे। जितने % कहो उतने % गारंटी दे सकता हूँ। तो मित्रों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़ मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको PDF चाहिए, कुछ भी PDF, देखो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मंगवा लो PDF कि इसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं जिससे आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करोगे। और जब आप एक ही चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। और जब आप 90 नंबर में परफेक्ट हो गए तो मैं बताऊंगा कि बाकी के 60 में से 40 कैसे आते हैं। 110+ जाओगे, गारंटी देता हूँ। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।